अब जैसे डोंकी वीज़ा एक टर्म होती है, अब डोंकी कैसे गधा तपा दिया बॉर्डर पे, तो नाम वहीं से चला है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। अब ये हमारा ही सिस्टम ऐसा है कि हम में से कुछ लोग इस तरह का बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, और ये कैनेडियन यूएसए गवर्नमेंट्स हैं, ये सिग्नेटरीज हैं ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की, और वो कन्वेंशन ये कहता है कि आपकी शरण में कोई आया है उसको आपको शरण देनी है। तो एज ए सोशल कॉज देखा जाए, एज ए ह्यूमन राइट देखा जाए, तो कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट ये गलत नहीं है। कोई मेरे दरवाजे पे आएगा कि जी मुझे खतरा है, कोई सोशल रीजंस हो सकते हैं, कास्ट डिस्टेंस हो सकते हैं, क्रिमिनल जो है रीजंस हो सकते हैं, अब जैसे गांव में झगड़ा होता है, जान का खतरा हो रहा है, तो ऐसे लोग चले जाते हैं। अब दिक्कत ये है, ये जो आज की आप बात कर रहे हैं, ये लोग जब जाते हैं तो अब वो तो अपने हिसाब से ठीक काम करते हैं कि कोई हमारे पास आया एज ए शरणार्थी तो हमको उसको शरण देनी है, उसको शरण दे दी, लेकिन शरण देने के बाद ही बिकम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ही हैज़ गॉट फुल राइट्स। तो एक्स्ट्राडिशन की बात आती है कि एक्स्ट्राडिशन करिए, ट्रीटीज़ में एक्स्ट्राडिशन, उसमें समय लगता है। ठीक है, मोदी जी ने किया, बहुत बढ़िया। ये मैं अपनी नज़र में, अपने तजुर्बे से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ एक शॉर्ट टाइम है। ठीक है, कोई जैसे बच्चा गलत होता है या कोई काम नहीं करता, यारी दोस्ती में थोड़ा सा हम उसको डिटैच करते हैं फॉर द टाइमिंग, बट अल्टीमेटली वी आर बॉन्ड टू ईच अदर। हिंदुस्तान में, इंडिया में पॉपुलेशन में, कनाडा में पॉपुलेशन मुश्किल से 4 करोड़ है, एंड कनाडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया जो उसका कंट्री का है। सो ये एक शॉर्ट टाइम में, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा ये होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़ा खटास में, इट विल डेफिनेटली कम टू दैट नॉर्मल लेवल। और अभी आप देखिए कि सिर्फ इंडिया ने ही मना किया है कैनेडियन सिटीजन्स को कि वहाँ से जो वीज़ा लगेगा हम नहीं देंगे, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने अभी डिनाई नहीं किया, क्योंकि $20 बिलियन का ये इंडस्ट्री है, और इंडिया की जो टोटल जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसके बराबर का बिजनेस इंडिया देता है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन। सो 20% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो मुझे नहीं लगता कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये चांस लेगी। अच्छा, जो वीज़ा पाइपलाइन है, जो नो प्रॉब्लम, उसका ऐसा है, देखिए आजकल ज़माना है कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। मैं भी जितनी एप्लीकेशन लगाता हूँ अपने इमिग्रेशन पोर्टल से, वो ज़रूरी है कि 100 की 100 जो है ह्यूमन एलिमेंट के पास जाएँ। आजकल सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ओके होती हैं एप्लीकेशंस, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ाज हम भी फाइल कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन रूटीन्स 20 डेज 25 डेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, और एक ICF इंटरनेशनल बॉडी होती है जो कि सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स से संबंधित जो एजुकेशन काउंसलिंग करती है, मैं उसका एक रजिस्टर्ड मेंबर भी हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए MBBS एग्ज़ाम पास करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको डिग्री मिलती है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस करने लायक होता है। इसी प्रकार एक वकील होता है, लॉयर होता है, तो लॉयर की डिग्री करने के बाद बार काउंसिल का मेंबर होता है, देन ही इज़ एलिजिबल टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। लेकिन हमारे समाज में क्या है इंडिया में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी के पास भी कोई भी पॉलिसी या नीति कोई इमिग्रेशन से संबंधित नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और हरियाणा चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर्स, ऑल डिविजनल कमिश्नर्स, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ हरियाणा पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने यही उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भी किसी तरीके से आपके पास कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो ये निर्धारित कर सके कि किस व्यक्ति के पास जो है लाइसेंस है इमिग्रेशन सेवाओं को देने का। ये एक विडंबना है कि मान लीजिए कैनेडियन अथॉरिटीज़ के पास लाइसेंस लेने के पश्चात ही आदमी इमिग्रेशन प्रैक्टिस कर सकता है,
अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए एज एन इमिग्रेशन लॉयर आई हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग 100 में से जिनके पास किसी प्रकार का ना तो लाइसेंस है, और ये विडम्बना है कि मान लीजिए बच्चों को भेजना है ऑस्ट्रेलिया में और स्टूडेंट्स को भेजना है कनाडा में, तो लाइसेंस कनाडा की गवर्नमेंट देगी, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देगी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट देगी। हमने एक आरटीआई लगाई कैट इमिग्रेशन की तरफ से, आपको मैंने प्रेस नोट सर्कुलेट कराया है, और मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पहले इंग्लिश में है और उसके बाद हिंदी वर्जन है, और इसमें जो भी मैं आज कहूँगा वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। और इस प्रेस नोट के नीचे यदि आप देखेंगे तो हमने एक आरटीआई लगाई थी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। ये मिनिस्ट्री क्या कहती है? ये मिनिस्ट्री सिर्फ एक लाइसेंस देती है जो कि सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए दिया जाता है, और उसका संबंध केवल सऊदी अरब या कुवैत या अरेबियन कंट्री से संबंधित है। अब ना तो हमारे हरियाणा में, ना पंजाब में, ना तो डिप्टी कमिश्नर्स को पता है, ना डिविजनल कमिश्नर्स को पता है, ना स्टेट गवर्नमेंट को पता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। ये तो वही बात होगी कि डिप्टी कमिश्नर या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर कोई व्यक्ति कहे कि जो मुझे डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो माफ़ कीजिए डॉक्टर की प्रैक्टिस कौन करेगा? जिसके पास मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस हो। सो मैंने आरटीआई मांगी। सो व्हाट द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि दिस मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीज़ा काउंसलिंग सर्विसेज लाइक स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, विजिटर वीज़ा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब है कि किसी भी सरकार का, चाहे प्रांतीय सरकार हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसका कोई भी सरोकार नहीं है। ये संबंध किसका है? द वीज़ा फॉर एनी फॉरेन कंट्री इज सोवरेन राइट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट। वो किसको वीज़ा दे, किसको ना दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वीज़ा सर्विस को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो। सो ये क्या कह रहा है ये लेटर जो है कि द एंटायर क्राइटेरियन, एंटायर प्रोसेस related to the issue of license to agents dealing with visa processing and granting is issued by the respective foreign government. In the light of above, information requested through RTI application is not available with this ministry. मैंने क्या मांगा था इनसे? डीजीपी हरियाणा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, एसीएस हरियाणा, डीजीपी प्रिजन्स हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर्स हरियाणा। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि मुझे लिस्ट दी जाए जो कि लिस्ट ये बताए कि आपके पास कितने वीज़ा काउंसलिंग सेंटर्स हैं हरियाणा में और पंजाब में। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये मांगा कि पूरे गवर्नमेंट में आपके पास जितने भी ऑल ओवर हरियाणा कितने ऐसे लाइसेंस हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा लाइसेंस है। उनके पास जवाब था कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ही केवल संबंध होता है। और इन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि द मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीजा सर्विसेज। ये कोई लाइसेंस इशू नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल इज लिमिटेड टू द इशू ऑफ लाइसेंस टू रिक्रूटमेंट एजेंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ओनली इमिग्रेशन एक्ट 1983। इमिग्रेशन एक्ट 1983 क्या कहता है कि ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए हरियाणा में भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें केवल सऊदी अरबिया और कुवैत से संबंधित एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये वीज़ा काउंसलिंग सेंटर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं कि विदाउट एनी अथॉरिटी चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे 10वीं पास हो चाहे 12वीं पास हो, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये कहता है कि मिस्टर डिप्टी कमिश्नर आई वांट टू डू द वीज़ा काउंसलिंग सर्विसेज, गिव मी लाइसेंस। पंजाब में क्या चल रहा है, मेरा ख्याल 25,000 रुपये दे के कोई भी लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। अब कनाडा में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए आया। कोई भी लॉयर होता है, अब ये काम कैसे करते हैं, मोडस ऑपरेंडी इनका क्या होता है कि जो भी वीज़ा की फाइलिंग होगी, अब वकील के पास होता है, वकील तो अपनी कंसल्टेंसी फी लेगा, वकालतनामा लेगा। जैसे कि एज एन इमिग्रेशन लॉयर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है जिसको कि मैं साइन करता हूँ। इट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइल जो कि मैं सबमिट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट की। दिक्कत ये है, अब लॉ तो ये भी कहता है कि पेटिशनर इन पर्सन भी आर्ग्यू कर सकता है हाई कोर्ट में जाके। तो ये जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट्स बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं,
इनको ना तो फाइल लगाना आता है, रामलाल गया, श्यामलाल गया, हाँ जी आपकी फाइल हमने प्रिपेयर कर दी, यू पुट योर सिग्नेचर और हम आपकी फाइल सबमिट करते हैं। वो खुद नहीं सबमिट करते हैं अंडर एनी लीगल अथॉरिटी, वो सबमिट कौन करता है? वो रामलाल कर रहा है या श्यामलाल कर रहा है। और जब ऐसे मामले पुलिस में जाते हैं तो पुलिस में जाने क्या क्या बात होता है। अब आप एक बात बताइए, एक डॉक्टर यदि बस स्टैंड पे बैठ के इलाज कर रहा है, यदि उसकी एफआईआर दर्ज होती है, नेचुरली ही विल गो टू द पुलिस स्टेशन, कहेगा ठीक है जी राजीनामा कर लेते हैं। और क्लाइंट क्या सोचता है कि कौन कोर्ट के धक्के खाएगा, 10 दिए थे 2-4 मिल रहे हैं, ठीक है। इसी ढंग से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है और ना तो इसके पीछे ना तो कोई कोर्ट केसेस हो पाते हैं। आई हैव गिवन ए रिप्रेजेंटेशन टू द हरियाणा गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द प्राइम मिनिस्टर दैट मेक ए पॉलिसी, केवल वही व्यक्ति अधिकृत होना चाहिए जिसने कनाडा भेजना है। ओके, शो में द लाइसेंस फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, आपका लाइसेंस है तो आइए। गवर्नमेंट चाहे फीस रख सकती है 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो इसलिए कि प्रैक्टिस वही करेगा आदमी जिसके पास उस कंट्री का लाइसेंस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ का लाइसेंस लिया, मैंने इमिग्रेशन लॉ का एग्ज़ाम दिया 2 साल का, उसका बाद हमें लाइसेंस दिया जाता है। मैं सोशल मीडिया में भी एक काफ़ी बात कहता हूँ, एक जन जागरण अभियान भी मैंने चला रखा है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है, चाहे कनाडा का लगवाना है, चाहे यूके का लगवाना है, चाहे यूएसए का लगवाना है, चाहे न्यूजीलैंड का लगवाना है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रेगुलेटरी बॉडी जो कि इमिग्रेशन लॉ का प्रैक्टिशनर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद उन व्यक्ति विशेष को लाइसेंस दिया जाता है और उस व्यक्ति विशेष को, जैसे कि मैं हूँ, मुझे किसी भी कंट्री का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज़। यदि गवर्नमेंट मुझे कहती है कि ठीक है आप फीस जमा करें, वो मैं करवा सकता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, बट द स्टेट गवर्नमेंट, नो पंजाब गवर्नमेंट, नो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव मी अ लाइसेंस। लाइसेंस इज टू बी गिवन बाय द कंसर्न्ड फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी। मैं यही उद्देश्य लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कनाडा था तो वहाँ भी मेरा एक ऑफिस है, तो मैंने देखा लुट पीट के लोग मेरे ऑफिस में आते थे। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मुझे एक ऑफिस अपना इंडिया में खोलना चाहिए। तो आप सभी प्रेस के महानुभावों से मेरा निवेदन है कि ये केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, इट्स ए सोशल इश्यू ऑल्सो। और 1 लाख डेली एप्लीकेशंस फाइलअप होती हैं इमिग्रेशन की इंडिया में, जिसमें से कि 25,000 एप्लीकेशन जो फ्रॉड की आती हैं और 75% जो एप्लीकेशंस लगती हैं उनमें से 99% विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी, विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस, विदाउट हैविंग एनी लीगल अथॉरिटी टू प्रैक्टिस इमिग्रेशन लॉ। सो मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जन चेतना अभियान भी चलाना चाहता हूँ। एंड माई नेक्स्ट स्टेप विल बी, आई हैव गिवन ए रिप्रेजेंटेशन द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंटेशन नहीं फॉलो करती है, then my next step will be go to the High Court and go to the Supreme Court, because I have all the documentary evidence कि एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए, एक लॉयर को चाहिए बार काउंसिल इंडिया का, इसी प्रकार एक इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उस कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस पॉलिसी टू ग्रांट लाइसेंस। अब बात आती है कि बिजनेस, कई लोग कहते हैं कि बिजनेस बड़ा खराब हो जाएगा, बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी, लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हियर इज आंसर। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, देयर आर 100 केमिस्ट, द 100 केमिस्ट कैन ओनली प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, दे कांट गिव द मेडिकल एडवाइस। सो यही बात है कि बहुत से लोग हैं, मेरे कई साथी जो इंडिया आके इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो देखते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं किसी को भी लाइसेंस दे देती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब है। सो माई अपील टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज दिस, दैट्स प्लीज मेक ए पॉलिसी and allow only those persons who have a license from the concerned foreign regulatory body। और आप जाके देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, इनकी एक लिस्ट होती है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लॉयर्स हैं जो कि इन सर्विस को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एन इमिग्रेशन अटॉर्नी, anybody can check my name Dr. Arvind Kumar Kadan by going to the Canadian government website। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा किसी को लगवाना है तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की आप वेबसाइट पे जाइए, देखिए उसका नाम है तो उसको फाइल दीजिए, उसका नाम नहीं है तो उसको दूर से नमस्कार कीजिए। दिस इज़ द ओनली वे टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच इज़ गोइंग ऑन फॉर द डिकेड्स इन हरियाणा, पंजाब एंड इन गुजरात एंड ऑल द नॉर्दर्न इंडिया स्पेसिफिकली, चूँकि यही एक मेजर एरिया है जहाँ से जो है इमिग्रेशन जो है बहुत लोग करना चाहते हैं। सो दिस इज द मोटो ऑफ माई दिस होल्डिंग ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस
एनी क्वेश्चन प्लीज वेलकम, आर रेडी टू गिव एनी आंसर्स। मैंने आपको ये दिया है, इसके आप जो भी आप प्रेस नोट दिया उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ ऑल दिस, और जो कि आपको सर्कुलेट किया जा सके। एनी क्वेश्चन प्लीज, आई एम रेडी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज डेटा सर। यस आई हैव अ डाटा। फॉर एग्जांपल इन हरियाणा ओनली, अब आप कहेंगे मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, गो टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वेबसाइट, चेक माय नेम अरविंद कुमार कादियान, जो मैं ही हरियाणा में एक ऐसा हूँ जो कि फिजिकली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 3 लॉयर्स और हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दे आर सिटिंग इन कनाडा बट दे आर एजेंट्स आर प्रैक्टिसिंग इन हरियाणा। ओके, अब पंजाब की बात है तो मोहाली में डिप्टी आईसीएस है, दैट इज ओनली द कंसर्न, जो कि इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं। पंजाब में भी मुश्किल से 8-10 मिलेंगे। इन हरियाणा आई एम वेरी मच श्योर दैट आई एम द ओनली वन हु इज प्रैक्टिसिंग इन हरियाणा हैविंग accreditation विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। यस सर प्लीज। 99% सर इलीगल हैं जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कहें तो मैं भी दिखा के वेबसाइट से दिखा सकता हूँ। गिव मी एनी नेम, आई विल क्लिक दैट नेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वेबसाइट, यदि उसका नाम अपेयर नहीं होगा तो इज ए फ्रॉड कंसल्टेंट। और एक मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि अभी लुधियाना की एक खबर आई थी, मेरा ख्याल 6 साल महीने पहले, कि डिप्टी कमिश्नर ने बहुत रेड मरवाई थी, 300-350 आइल्स कोचिंग सेंटर बंद किए थे उन्होंने। और मैंने भी उनसे ये जानकारी मांगी थी कि आपने बंद किए हैं, डू यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रेस्क्राइबिंग इमिग्रेशन सर्विसेज? नो, देयर इज नो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि 25,000 फीस रख रखे या 50,000 जो भी है, उस फीस को जमा कराइए और अपनी इमिग्रेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो वही बात होगी कि डॉक्टर जाए डिप्टी कमिश्नर के पास और कहे यस मिस्टर डीसी, आई वांट टू स्टार्ट माय मेडिकल प्रैक्टिस, गिव मी लाइसेंस। नो, लाइसेंस इज गिवन बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम इज द केस विद इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर्स। सो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी रही है। I have already told you that I have given so many representation to the district authorities as well as the different governments. Yes, please. Sir, जी, what is the prescribed criteria to join this one? जॉइन दिस इमिग्रेशन लॉ। ओके, यदि देखिए इमिग्रेशन प्रैक्टिस के लॉज जितने भी हैं वो ये बिल्कुल सही शब्दों में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एज एन कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर, आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें लिख रखा है एनीबॉडी हु इज गिविंग एडवाइस काउंसलिंग बाय चार्जिंग ए फीस इज लीगली पनिशेबल। यह एक कानून रूप से दंडनीय अपराध है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि कौन इसको कर सकता है? कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कि CICC कहते हैं, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। उसके 6,000 से ज़्यादा उसके इमिग्रेशन जो काउंसलर्स हैं, और 6,000 मैं आपको कहना चाहूँ, आप जानते हैं पंजाब में 6,000 है, बहुत कहीं ज़्यादा हैं, हरियाणा में 5,500-6,000 बहुत ज़्यादा हैं, और ये 6,000 समथिंग है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए 2 साल का इमिग्रेशन लॉ का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेने की एक और लाइसेंस एग्ज़ाम होता है, उसको करने के बाद वो एक लाइसेंस मिलता है और आपका नाम उस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे आता है। सेम इज़ द केस विद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट। वहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है कि दीज फॉलोइंग पीपल आर ऑथराइज टू गिव इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू US स्टडी वीज़ा, US विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वट एवर इट में भी। एक बात और यही कारण में यही लिस्ट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, जिसे हमारा एजेंट कहते हैं, ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, उनके होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें वो लिस्ट दी गई है ओनली दोज पर्सन्स हु कैन गिव एडवाइस विद इन ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात आती है, जो आपने बात पूछी कौन ये काम कर सकता है, एजेंट्स भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रामलाल श्यामलाल को एज एन एजेंट मैं अपॉइंट करता हूँ, उस एजेंट का नाम भी मुझे अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी कैनेडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज़ इन पंजाब, हरियाणा और वेयर एवर इन द वर्ल्ड। और उसका नाम, उस एजेंट का नाम भी उस वेबसाइट पे शो करता है। ये आम लोगों को नहीं मालूम। तो यही एक तरीका है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रैक्टिशनर्स, देयर इज एन एग्जाम, देयर इज अ लाइसेंस बॉडी, सेम इज द केस विद हियर। यस सर।
देखिए मैं बताता हूँ ये चेतना क्यों आई है। ओके, इट्स इट ओके सर। ओके, ये चेतना मुझे इसलिए आई कि आई ओपन माई ऑफिस इन 2017 इन मिसिसागा इन टोरंटो। मेरे पास हरियाणा पंजाब से बहुत स्टूडेंट्स आते थे, जैसे कि 700, इनमें से भी 100-150 मेरे ऑफिस में धक्के खाए उन्होंने। कहते सर व्हाट वी कैन डू। मैंने कहा वेयर इज़ योर प्रीवियस फाइल। कहते कि फाइल तो एजेंट देता नहीं। मैंने कहा हाउ डज ए डॉक्टर रिफ्यूज़ अ फाइल ऑफ ए पेशेंट। एक डॉक्टरी फाइल को एक पेशेंट रिफ्यूज़ कैसे कर सकता है। एक छोला छाप डॉक्टर तो कर सकता है, जिसे वो लाइसेंस नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, दीज आर ऑल केमिस्ट, ये सारे केमिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, केमिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, आपके लिख के नहीं दे सकता दवाई। और केमिस्ट क्या कंप्लेंट करें तो केमिस्ट के खिलाफ एक्शन क्या होगा, बिकॉज केमिस्ट का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। डॉक्टर कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा पेशेंट की मेडिकल फाइल देने के लिए, क्योंकि वो किसी और डॉक्टर के पास जा सकता है। अब होता क्या है, मैंने उनकी फाइल को स्टडी किया, निकलवाया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। व्हाट आई नोटिस्ड, मैक्सिमम केसेस में नकली डॉक्यूमेंटेशन, नकली डिग्रीज। उस क्लाइंट को भी नहीं पता है कि मेरी फाइल में क्या लगाया गया है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी से विजिट वीज़ा लगवाता हूँ, लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट दिया कि सर जी सानू विजिट वीज़ा ला के दो, सानू नहीं पता ही रहा पासपोर्ट। व्हाट दिस पीपल डू, ओके आजकल ज़माना फोटोशॉप है, कॉपी पेस्ट किया, रामलाल कंपनी फलाना फलाना एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट लेटर आज लगा दिया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, ठीक है, वो सोचता है अब भाई एक प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स का रूल है, रिवॉल्वर में 6 गोली होंगे तो 2 निशाने पे लगेंगे। गॉट इट। 2 लाख 20-40 लाख कमाए, वो बड़ा खुश होता है आदमी कि जी मेरा फलाने ने वीज़ा लगवाता चल रहा है। यस जी 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 बिल्कुल। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। देखिए कनेडियन गवर्नमेंट हम हर साल $2 मिलियन खर्च करती है इस बात के लिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए। आप देखते होंगे ट्रिब्यून में भी और दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर्स में, अब वो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी पैम्फलेट्स छपते हैं कि यूज़ द सर्विसेज ऑफ ओनली कनेडियन गवर्नमेंट ऑथराइज कंसल्टेंट्स, वो छपते हैं। ये काम इंडियन गवर्नमेंट का उसके साथ साथ इसलिए भी आता है, जुरिस्डिक्शन कनेडियन गवर्नमेंट की बनती है, वो जुरिस्डिक्शन वहाँ की बनती है। कनेडियन गवर्नमेंट लोगों को जागरूक कर सकती है। मैं जागरूकता अभियान क्यों चला रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन सरकार को इसीलिए मैंने दी, इसलिए RTIs मांगी हैं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर एक्सटर्नल मिनिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग, कि आपके पास कोई लाइसेंस थोड़ी, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गिव दीज पीपल टू प्रैक्टिस इन हरियाणा और पंजाब एल्सवेयर इन इंडिया, दे हैव नो आंसर। तो अगला मेरा स्टेप यही है जो आप करना चाह रहे हो। I have been representation as per law. I am given 2 months time as per law, क्योंकि I have forward the representation को मैंने कर दी। I am at my liberty to approach the Supreme Court, High Court. I am very much sure I will win this case because there is no regulatory, there is no rule to practice. Yes. इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगी आपको कि ये सिर्फ इसलिए भी मुहिम छेड़ी जा रही है क्योंकि जो बच्चे 45 लाख दे के 50 लाख दे के पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ से सेल कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, डम्मी वीज़ा लग रहे हैं। अभी हमारे पास फेक पेपर्स भी आए हैं, कई सहारनपुर से भी आए हैं, लुधियाना से आए हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए इतना पैसा नहीं लगता इस चीज़ में, वीज़ा लगाने में या कहीं भेजने में। जो फीस है एक वहाँ की वो लगेगी, आपके एक्सपेंसेस लगेंगे, आपके टिकट लगेगी, वहाँ रहने का लगेगा, वो चीज़ें हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा फालतू लेते हैं वो नहीं लगता। एक अपनी फ़ीस एक डॉक्टर की जैसे 500 रुपये है, किसी की 300 है, किसी की 1000 है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। तो एक तरीके से काम हो सिर्फ उस चीज़ के लिए, और इसमें आप लोगों का सहयोग भी हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों को अवेयर करें। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ऐसे ही किसी के उसमें ना फंसें, पहले देखें कि लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है, और अपना सोच समझ के बुद्धि से वो काम करें और पेरेंट्स के पैसे को ऐसे ही जाया ना करें। थैंक यू। सर आप बात कर रहे थे कि ऐसा एग्जाम कंडक्ट हो तो पास करिए उसी को डिग्री जी या उसी को लाइसेंस, बिल्कुल तरीका है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? देखिए सर, एलिजिबिलिटी उसकी क्या रहेगी? मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करेंट कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ
ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके क्राइटेरिया है ऑनलाइन अपना एजुकेशन लो, लाइसेंस एग्ज़ाम पास करो कैनेडियन गवर्नमेंट का, सर्टिफाइड एग्ज़ाम दीजिए, सारा ऑनलाइन है, उसका लाइसेंस लीजिए। वो लाइसेंस कैनेडियन गवर्नमेंट का आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आर नथिंग टू डू। गवर्नमेंट्स को सिर्फ यही इंश्योर करना है इजाज़त उसको मिले जिसके पास लाइसेंस है, अदरवाइज एंटी बैन। सर मेरा क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए? ओनली 12th क्लास होती है सर। मैट्रिक के बाद कोई भी कर सकता है? नो, ओनली ग्रेड 12, ओनली ग्रेड 12 कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में 2 साल का इमिग्रेशन लॉ का एग्ज़ाम होता है और वहाँ एक क्वींस यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। 2 साल का कोर्स होता है विद 2 months इंटर्नशिप। आफ्टर दैट टेक द सर्टिफिकेट, टेक ए लाइसेंस, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकता है। और यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ है। जी 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 देखिए, मैंने पंजाब में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सब डिवीजनल कमिश्नर, सब डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ मिनिस्टर पंजाब, होम मिनिस्टर पंजाब। ECS होम डिपार्टमेंट के पास आता है, डायरेक्टर ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइनल FIR रिगार्डिंग दिस चीटिंग मैटर्स। मैंने सबको दे रखा है ये। और जो आप बात करें 35 करोड़ की, तो आप सभी जानते हैं कि भाई देखिए, एक मोटी सी बात है, तरीका हर चीज़ का होता है, लीगल तरीका होता है। कुछ अब ये लोगों की भी गलती है कि वो शॉर्टकट चाहते हैं, तो इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं अपना कहता हूँ कि एज ए लीगल प्रोफेशन जो मेरे पास आता है, एक आपकी नॉलेज के लिए और बता दूँ, आप लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं है कईयों को, कि व्हेन यू गो टू ए लॉयर आपको एक एग्रीमेंट देता है, उसके ऊपर क्लाइंट के साइन होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। एज ए लीगल प्रोफेशनल मैं या जिसके पास भी लाइसेंस है कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, देयर इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा फार्म नंबर 5476 होता है, उसमें अपने साइन पुट अप करता हूँ। नेचुरली आई एम हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप समझ रहे हैं, एक डॉक्टर बिना पर्ची काटे गोली देगा या केमिस्ट देगा, उसका आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप समझ गए ना, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। तो यही चीज़ है और इस चीज़ के पीछे ये हम लोग लगे हुए हैं और आपकी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यस प्लीज़।